हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं। जब हम किसी भी अपोजिट चार्ज को पास लेके आएंगे या सिमिलर चार्जेस को पास लेके आएंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं। उनकी फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पे वर्क डन को स्टोर कराते हैं। जैसे अगर मान लो एक चार्ज है हमारे पास Q1, कोई भी चार्ज है हमारे पास, ये Q1 है। अगर हम इसको कहीं इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो इसको रिपेल करने वाला कोई नहीं है, तो इसका वर्क डन जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। अगर आप इस Q1 को लेके आए हो, V किसी का इसको रिपेल करने के लिए नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई और चार्ज पार्टिकल नहीं था जो इसको रिपेल करता, तो V की वैल्यू जीरो हो गई, तो वर्क डन की वैल्यू जीरो हो गई। तो इसलिए याद रखना इसको, अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं, अगर उसके पहले वहां पे कोई और चार्ज पार्टिकल नहीं था तो वहां पे वर्क डन की वैल्यू जीरो रहेगी। अब दूसरा इसके अंदर आता है वर्क डन निकालते कैसे हैं, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना, वर्क डन, ये जो नीचे Q है, इस Q को आप कहीं से लेके आ रहे हो, और V क्या है, जो पहले से चार्ज पार्टिकल पड़ा है और उसने अपना फील्ड वहां पे फैला रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा, अगर हम देखते हैं इसके अंदर 2 पॉइंट चार्जेस। अब मान लेते हैं हम जिसको लेके आए हैं पहले, मान लो Q1 को लेके आ चुके हैं, इसके लिए वर्क डन की वैल्यू जीरो थी। अब Q2 को लेके आए हैं, Q2 को रिपेल करने के लिए Q1 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U मीन्स एनर्जी। सो वर्क डन हम Q2 को लेके आए हैं और इसके रिस्पेक्ट में क्या था, V1 था पहले से, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 इंटू V1। V1 क्या होता है, V की वैल्यू KQ बाई आर, तो Q1 बाई आर, सो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस का मतलब होता है कि अब पहले हमने सिंगल के लिए किया, फिर हमने 2 के लिए किया, अब 3 के लिए, ऐसे ही n के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 पॉइंट चार्जेस है, जैसे अब जैसे Q1 को लेके आए, वर्क डन जीरो हुआ, Q2 को लेके आए, वर्क डन यहाँ पे ये करवा दिया इसको। उसके बाद हम Q3 को लेके आए हैं, Q3 को जब लेके आए तो Q1 से Q3 का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस कंसीडर किया है वो हमने कंसीडर किया D3, 1 से 2 का कंसीडर किया D1, ये है D2। अब Q1 ने Q2 के साथ जो रिपल्सिव फोर्सेस लगाए हैं वो हमने R की जगह यहाँ रिप्लेस कर दिया D1, और 2 3 को रिपेल करेगा, 1 3 को रिपेल करेगा, तो पोटेंशियल किस किस का होगा, पोटेंशियल 3 के लिए 1 का होगा और 2 का होगा। सो 3 के लिए 2 का पोटेंशियल, 3 के लिए 1 का पोटेंशियल, बस। तो कितना होगा, वर्क डन हम Q3 को लेके आए हैं, तो V ड्यू टू 1 प्लस V ड्यू टू 2, सो W कितना हो जाएगा, V1 Q3 प्लस V2 Q3, और जो पहले से था वो हम कर ही चुके हैं, ये वाला। इन सबको ऐड करा दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, जिस चार्ज को लेके आ रहे हो और जो वहां पे ऑलरेडी है उसका पोटेंशियल उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये वो सरफेसेस होते हैं जहां पे पोटेंशियल सेम होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहेगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू सेम रहती है। V इज इक्वल टू क्या होता है, KQ बाई आर होता है। अगर R की वैल्यू सेम है तो V की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे एक A और B मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं, तो यहाँ पे देखो ये A जो है, B है, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर है, मीन्स ये एक पोटेंशियल की हमने जो इमेजिनरी बाउंड्री बनाई हुई है, यहाँ से ये A और B सेम रेडियस है सेंटर से। मान लो इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ। तो अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, VA इक्वल्स टू VB रहेगा, दोनों का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब A से B मूव कराएंगे तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ेगा, रिलेशन होता है VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन A टू B डिवाइड बाई Q। ये नॉर्मली 10th में पढ़ा था हमने फॉर्मूला। अब यहाँ पे A और B के बीच में कोई गैप नहीं है, मीन्स दोनों सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। Q को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। तो इस पैराग्राफ का मतलब इस फॉर्मूले के अंदर है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये सिंपल प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और ये
सरफेसेस जो होते हैं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका रेडियस अलग अलग होता है। अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो दो सरफेसेस का मतलब दो सर्कल का, जैसे एक ये सर्कल है एक ये सर्कल है, ये इसके साथ इंटरसेक्ट कैसे कर सकता है? क्योंकि रेडियस अलग अलग है, नहीं कर सकता। पोटेंशियल सेम आ जाएगा जैसे इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, फॉर द पॉइंट चार्ज सरफेसेज आर द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चार्ज पार्टिकल का अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो उसके पोटेंशियल का लोकस पॉइंट्स कांस्टेंट रहेगा, मतलब सर्कल बहुत सारे बनेंगे, सेंटर सेम रहेगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब ये होता है इसका। द डायरेक्शन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एवरीबडी नोज अबाउट दैट। जो पोटेंशियल होता है वो हाई से लो ही मूव करता है। द स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज अनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्पेसिंग होती है, जैसे यहाँ पे स्पेसिंग बनी हुई है 40, 30, 20, ये सब वोल्ट के अंदर है। इनके अंदर जो स्पेसिंग होती है ये हमें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। तो इसका रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, माइनस के डी वी बाई डी आर। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एंड अगर हमें कभी भी इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल आ जाए और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो और पोटेंशियल निकालना हो तो आप इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। इसकी खास बात क्या होती है? इसके अंदर स्मॉल पोटेंशियल पे हाई चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होती है। ये जो स्टोर करता है ये थोड़े टाइम के लिए करता है, कुछ सेकंड्स के लिए करता है, उसके बाद ये उसको डिस्चार्ज कर देता है। अब इसका मेन कंसेप्ट है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा C, एंड C इज नेम्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, मतलब एबिलिटी टू स्टोर अ चार्ज। तो वो कैपेसिटी कितनी है वो हमें C बताएगा, कितना चार्ज है और उसके पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हमने कितना उसके अंदर स्टोर कराया है। ऐसा यूनिट इसके फेराड होते हैं। स्मॉलर यूनिट्स होते हैं इसके माइक्रो फेराड और मिली फेराड, पिको फेराड। माइक्रो का मतलब होता है 10 की -6, मिली 10 की -3, पिको 10 की -12। ये स्मॉल जो यूनिट्स हमें यूज़ करने हैं, क्योंकि जो फेराड होता है प्रैक्टिकल यूनिट्स बहुत बड़े होते हैं इसके, बहुत बड़ा कैपेसिटर चाहिए इसको स्टोर कराने के लिए। तो 1 फेराड प्रैक्टिकली बहुत बड़े होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड हमें जब भी कैपेसिटेंस दी हुई होगी वो पिको फेराड या माइक्रो फेराड में ही मिलेगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई भी एक कंडक्टर है, हम मान लेते हैं ये कंडक्टर है स्फेरिकल, इसके सरफेस पे चार्ज है, इसका रेडियस है r। इसको करने के लिए कंसेप्ट क्या होता है? अब देखो कभी भी कैपेसिटेंस निकालोगे ना तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी का फॉर्मूला ही लगेगा हमेशा। यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं करने जा रहे क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स है। इसके अंदर सिर्फ आपको फॉर्मूलाज ही याद करने हैं। जैसे C की वैल्यू एक कंडक्टर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है। ये आया कैसे है? अब ये छोटा सा कंसेप्ट देख लो। V की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर। अब V की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R बाई के हो जाएगी। C की वैल्यू R बाई के हो गई। तो K को क्या बोलते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलाज ही याद करने। अगर मान लो कोई आपको क्वेश्चन दे दे कि फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ एक गुड कंडक्टर है। अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 1/9 इंटू 10⁻⁹ इसकी वैल्यू को डालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के ना टाइप होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें जो यहाँ डिस्कस कर रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? दो प्लेट्स होती हैं। जैसे मान लो दो नोटबुक है, आपने दो नोटबुक को ऐसे रख लिया आमने सामने। अब इसके बीच में गैप है, यहाँ पे एयर है। कभी यहाँ पे एयर रख देंगे, कभी यहाँ पे कोई शीट रख देंगे इसके बीच में, कभी यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे, तरह तरह की चीजें रखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम करते हैं एयर का कंसेप्ट। जब दोनों प्लेट्स के बीच में हवा है तो उनके बीच में कितनी कैपेसिटेंस होगी? तो उसके बीच में जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल नहीं है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। इसकी वैल्यू ये दी हुई है यहाँ पे। ए एरिया ऑफ द प्लेट्स है, डी डिस्टेंस बिटवीन दम है। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है? डायमेंशंस के ऊपर। अब डी है, डी को अगर बढ़ा दोगे तो सी कम हो जाएगा, ए बढ़ा दोगे तो सी ज्यादा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ही। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब फुली फिल्ड। पहले वाला क्या था? जब इसमें एयर है,
अब हमने क्या करा, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब होता है हमने कोई भी मटेरियल, अब डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। जैसे कॉम्ब है, कॉम्ब एक डाइलेक्ट्रिक है, आप सिर पे रब करते हो उसको, वो चार्ज हो जाती है और किसी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेती है, तो वो एक डाइलेक्ट्रिक है। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर एबिलिटी होती है अपने सरफेस पे चार्ज को रखने की, हर एक नहीं होता, कोई कोई होता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। तो जब एयर थी तो फॉर्मूला क्या था, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। अब जब एयर थी ना उसको मैं नॉट लिख लेता हूं। अब जब मीडियम डाल दिया तो मैंने क्या बोला, उसको CM बोल दिया। ये सबस्क्रिप्ट में होता है, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट M A डिवाइड बाई डी। अब एप्सिलॉन नॉट M क्या होता है, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इसके पार्ट 1 में जाके देखना, कूलम फोर्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। CM की वैल्यू कितनी होगी, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। तो यहां हमें क्या पता लग रहा है, एयर से K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ रही है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे। मतलब एक कैपेसिटर के अंदर अगर आप इंसुलेटर डालते हो तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ये कंक्लूजन यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली इंट्रोड्यूस्ड। पहले हमने क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फुल्ली फिल्ड डाला है। अब थोड़ी सी मतलब एक टी थिकनेस की स्लैब डाल दी। अब टी थिकनेस की स्लैब डालने से क्या होगा, ओके इसके अंदर जो फॉर्मूला आएगा, ये आया सब वहीं से है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी से। निकालने का तरीका क्या होता है, Q तो सबका कांस्टेंट रहेगा, V की वैल्यू, अब यहां पे एयर है और ये डाइलेक्ट्रिक है, तो एयर का पोटेंशियल प्लस डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, यहां डाल दो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ध्यान से सुन लेना, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये मैंने प्लस को ब्लू कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि टी और प्लस एक जैसे लगते हैं, ओके। इसके अंदर क्या हमें लग क्या रहा है, इट इज प्रूव्ड दैट द इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन द प्लेट्स ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, सॉरी ऑफ अ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय सम अमाउंट। तो आप ध्यान रखना, एक इंट्रो इसके अंदर अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती ही है। जैसे पीछे हमने पढ़ा अभी K टाइम्स बढ़ती है, यहां पे कम थिकनेस का डाला है, थोड़ी कम बढ़ेगी, बट बढ़ेगी जरूर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एडिशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज एंड पैरेलल। और सीरीज का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है वो डिक्रीज होती है सीरीज में अरेंज करने से। तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। इसका रेसिप्रोकल कर देना। अगर कैपेसिटर सारे एक जैसे हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C/N। जैसे 1/C प्लस 1/C अप टू N तक जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे 1/CS को, CS इज इक्वल टू C/N आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इसके अंदर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, सारे कैपेसिटर्स को आप पैरेलली कनेक्ट कर रहे हो। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड हो। सीरीज के अंदर क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, फिर दूसरे कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव को ही आप कनेक्ट करोगे और दूसरे की नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, जितने भी कैपेसिटेंस हो गए उनको डायरेक्ट ऐड कर दो, C1 प्लस C2 अप टू Cn तक। अब अगर ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो N इंटू C, N टाइम्स ऑफ C। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसमें दो तरह से पूछा जाता है, एक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। अब इसके अंदर बेसिक जो एनर्जी होती है U इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये आया कैसे, इसके लिए आपको वर्क डन निकालना पड़ता है। तो dW इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। इस फॉर्मूले से ये इंटीग्रेशन करके निकाला गया है। तो आपको से वही फॉर्मूला याद रखना है, क्यू स्क्वायर बाई 2C। अगर हम Q की वैल्यू को CV पुट कर देते हैं, Q की वैल्यू को CV पुट कर देते हैं तो हमारे को हाफ ऑफ CV स्क्वायर मिलता है। दूसरा, अगर हम हाफ ऑफ CV स्क्वायर के अंदर C की वैल्यू Q बाई V को पुट कर देते हैं तो आपको QV बाई 2 मिलेगा। तो आपको ये फॉर्मूला सारे के सारे याद करने जो भी बॉक्सेस के अंदर हैं।
ओके, इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट आता है एनर्जी डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो U बाई वी, जो आपने एनर्जी निकाली है ये हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आगे हम टर्म 2 में जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ पे ये काफ़ी काम आता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है कॉमन पोटेंशियल। व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू द चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल प्लेट टिल दे रीच अ कॉमन पोटेंशियल। तो नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर एक कंडक्टर है, एक दूसरा कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल अगर कम है, तो एक वायर से कनेक्ट कर दो तो चार्जेस का फ्लो होएगा। कब तक फ्लो होएगा? जब तक दोनों का जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ओके, तो ये अब इसके अंदर ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगता है। तो इसके अंदर जो V की वैल्यू होती है वो कितनी आ जाएगी? C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। तो फॉर्मूला कैसे बना? देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, CV, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q बाई C हो जाएगी। ठीक है, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? C1V1 प्लस C2V2 बाई में C1 प्लस C2। अब जब ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उस टाइम पे ये वायर हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा। वो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा? इनिशियल जो एनर्जी है, फाइनल जो एनर्जी है, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये यहाँ डाल दो, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी सॉल्व करने के बाद? 1/2 C1 C2 बाई में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। ये है क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। किस टर्म में ये लॉस होती है? हीट की टर्म के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या चीज होती है? जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस टाइम पे उसके जो डाइपोल होते हैं उनमें स्ट्रेच आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक डाइपोल है, हमने इसको विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है स्पेसिमेन को। अब हम अगर इसको यहाँ रखते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के कारण ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये पॉजिटिव दूर भागेगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? अब आपने E0 अप्लाई किया और EP जो है इसने वापस अपनी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जो एक्सटर्नल है और जो इंटरनल है, इसका जो समीशन होगा वो आपको क्या देगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये चीज होता है हमारा पोलराइजेशन, मतलब इनका स्ट्रेच हो जाना। सो गेट पोलराइज्ड एंड दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम ज्यादा देंगे यहाँ पे उतना ज्यादा ये स्ट्रेच हो जाएगा। भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, जहां पे ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, उसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन। अब जब किसी भी चीज को अगर आप स्ट्रेच करते हो एक सर्टेन अमाउंट तक उसको स्ट्रेच कर सकते हो, उसके बाद क्या होगा? वो चीज टूट जाएगी। एक लिमिट होती है हर एक चीज की। सिमिलरली यहाँ पे भी अब अगर आप इसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहां पे ये क्या होगा? खराब हो जाएगा। अब उसके बाद इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है इसका, ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 होता है। यहाँ पे एक जब इसको ओपन करोगे कांस्टेंट आएगा अल्फा इंटू E0। ये कब होता है? जब हमारा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये क्या है? हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म के अंदर है जो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फॉर्मूला देता है। यहाँ पे एक ससेप्टिबिलिटी टर्म आती है और ये एप्सिलॉन आता है। ये मटेरियल के लिए हो गया। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गेट पोलराइज्ड, कि कितनी एबिलिटी है एक मटेरियल की वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फील्ड में जब आप किसी भी डाइपोल को रखते हो वो कितना स्ट्रेच होता है, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है? मैंने अभी बताया था आपको कि डाइलेक्ट्रिक होता है हमारा एक नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? एबिलिटी होती है सरफेस पे चार्ज को अडेप्ट करने की, रखने की। पोलर और नॉन पोलर दो तरह के होते हैं डाइलेक्ट्रिक। पोलर कौन से होते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है दे डू नॉट कोइंसाइड एट द सेंटर। मतलब क्या होता है? जो पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl है, H ये है, Cl ये है। अब Cl का साइज बड़ा है, अगर आप यहाँ से एक सेंटर और इसका सेंटर देखें तो ये किसी भी तरह से क्या है? एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर पा रहे। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो दूर दूर रहते हैं, इसका मतलब ये है। और अगर ये दूर दूर रहेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में गैप रहेगा। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो सम डिस्टेंस यहाँ मिलता है पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, पोलर डाइस के अंदर, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। नॉन पोलर कौन से होते हैं?
नॉन पोलर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो सेंटर पे कोइंसाइड करते हैं, मतलब उनका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ये ऐसे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। अब इनके बीच में गैप कितना है, मतलब 2a की वैल्यू कितनी है, अब 2a कहाँ से आ गया, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे अगर इसके अंदर अगर देखें हमारे पास एक वैल्यू है 2a की, कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये जीरो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 2a की वैल्यू जीरो है तो p की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसके बाद इसके अंदर कितना चेंज रहता है, डाइपोल के अंदर कितना स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर एंड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहें।